आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, तो उभरे हुए तल पर पालिश होती है और परावर्तन जो है दबे तल से होता है। और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पालिश होती है और परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होता है। ये दोनों में जो है डिफरेंस है। लेकिन इसके पहले आप देखिए गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए कांच का जैसे कोई खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले को ऐसे काट दीजिए। काट देंगे, एक भाग आपका ऐसे हो गया, एक भाग आपका ऐसे हो गया। अगर इसके दबे हुए तल पर पालिश कर दी जाए, दबे हुए तल पर पालिश कर दी जाए और परावर्तन इस उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। लेकिन अगर इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दी जाए और परावर्तन जो है इस दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसको अन्य तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि दबे हुए तल को अवतल तल और उभरे हुए तल को उत्तल तल जो है कहते हैं। लेकिन इतनी परिभाषा देने के स्थान पर कि कांच के खोखला गोला है, इसको जब काटा जाता है तो इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दी जाए और परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और या यदि दबे हुए तल पर हम क्या कर दें, पालिश कर दें और परावर्तन उभरे हुए तल से, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों जो है गोलीय दर्पण है। लेकिन यदि गोलीय दर्पण की केवल परिभाषा पूछी जाती है तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए और उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए और एक पृष्ठ से परावर्तन हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे समतल दर्पण में भी आपको बताया गया था, समतल दर्पण भी आपको बताया गया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आप देखिए अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पालिश होती है और दबे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी परावर्तन किससे होता है? जब दबे हुए परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण में आप लिख सकते हैं कि यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए तथा परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। पृष्ठ को आप तल बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं। तो यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए तथा परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो, दबे हुए तल से हो, दबे हुए सतह से हो, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
अगर मान लीजिए ऐसे बन जाए और इस पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए, किस पर, इस पर चांदी का पॉलिश कर दिया गया या कलई कर दिया गया दबे हुए तल पर, दबे हुए पृष्ठ से, और उभरे हुए पृष्ठ से, उभरे हुए तल से परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा लिख देंगे, यदि दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जा तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको आप अपनी भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं। तो यदि दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए तथा परावर्तन जो है इस उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में या गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं हैं, जिस परिभाषाओं को आपको जो है जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के परावर्तक तल, अवतल दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक से क्या है, दबा हुआ है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है। तो अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के इस मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो है आपका क्या है, दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या होगी, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अवतल दर्पण। और अगर उत्तल दर्पण ऐसे जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, यह जो है इस दर्पण का, यह अवतल दर्पण हो गया, यह उत्तल दर्पण हो गया, इसका एक क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल इसका, परावर्तक तल के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के, या जो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस जिस खोखले गोले से बनाया जाता है, जिस गोले का ये भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, यह दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार वक्रता केंद्र क्या होगा, तो वक्रता केंद्र वह होगा कि इस परावर्तक पृष्ठ के या परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते, मतलब परावर्तक जो ये पृष्ठ है
जिस खोखले गोले का, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको बढ़ा दिया जाए इसे, इस गोले की जो वक्रता त्रिज्या होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ किस खोखले गोले का भाग था, ऐसे मान लीजिए, इसका जो त्रिज्या है यही इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार वक्रता केंद्र केवल बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा इसी तरह बनाकर, वक्रता केंद्र क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बस वही उसके त्रिज्या के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, केंद्र लिख देना है कि परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग देखिए, मुख्य अक्ष क्या है। तो पहले इस मुख्य अक्ष को जो है आप समझ लीजिए, मुख्य अक्ष क्या है। जैसे आपका अवतल दर्पण है, ये मध्य बिंदु में आपका दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब हो गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया जाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया जाए तो इस मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, पीसी है, सीपी है, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे परिभाषा में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। सपोज मान लीजिए ये अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है, और मुख्य फोकस क्या होगा, तो जैसे अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य अक्ष से समांतर किरण चल रही है और परावर्तन के पश्चात मान लीजिए कि इससे मिल रही है तो इसका क्या हो गया, यह मुख्य फोकस हो गया। ये अवतल दर्पण में होता है। और अगर यह उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात तो ये इधर जो है परावर्तित हो जाएगी और इधर जाती हुई जो है, जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी, तो इसका मुख्य फोकस जो है किया। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इधर हो गया और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो गया, इधर हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसका मुख्य फोकस यहाँ है और इसका मुख्य फोकस जो है यहाँ है। तो ये मुख्य फोकस हो गया। तो मुख्य फोकस में क्या परिभाषा लिखेंगे, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं।
क्या लिखा गया है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ वास्तव में मिल रही है, ये मुख्य फोकस हुआ, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी मुख्य फोकस हो गया। ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया, ये उत्तल दर्पण का जो है मुख्य फोकस हो गया। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये लिखा गया ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा। तो आप क्या पढ़ लिए? ध्रुव पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या पढ़ लिए, मुख्य फोकस पढ़ लिए, फोकस दूरी पढ़ लिए। अब एक फोकस तल है। अब इसको समझिए कि फोकस तल क्या है। तो फोकस तल क्या है? वह रेखा जो इस मुख्य फोकस से गुजरती है, वह रेखा जो इसके मुख्य फोकस से गुजरती है और इस मुख्य अक्ष पर क्या होती है? लंब होती है। उस रेखा को हम कहते हैं, उस तल को हम कहते हैं क्या चीज? फोकस तल। क्या कहते हैं इसको? फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल माने ऐसी रेखा है जो फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाती है और इस मुख्य अक्ष पर क्या है? लंब है। ये 90 डिग्री का राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है? फोकस तल है। इसी तरह यहाँ भी है, इसमें ये मुख्य फोकस है, ऐसे ये क्या है? फोकस तल है। क्या चीज है? फोकस तल है। फोकस तल क्या होता है आपका? तो फोकस तल जो है यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और इस मुख्य अक्ष पर क्या होती है? लंब होती है। तो आपने पढ़ लिया ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। अब आपको पढ़ना है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अगर इस परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को ले लीजिए, चाहे जहां भी आपने परावर्तक पृष्ठ का कोई बिंदु ले लीजिए और ये वक्रता केंद्र ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, इस पर ये लंब होता है। कितने अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री, जिसे अभिलंब कहते हैं। इसी तरह जहां भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, यानी यहाँ भी ले लीजिए, सबको 90 अंश माना जाता है। तो वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो अभिलंब क्या है? तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र को परावर्तक पृष्ठ, वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण पे, यहाँ लिख दीजिए वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के, वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र से और परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अभिलंब रेखा कहलाती है। अभिलंब रेखा के बाद है आपका दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक अब समझ लीजिए, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, उसी व्यास को हम क्या कहते हैं? उसका द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़ लिए
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में दो दर्पण आपको बता दिया गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो पालिश होती है, जो कलई होती है, उभरे हुए तल से होती है, जो पालिश होती है उभरे हुए तल से होती है, और परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसी के उल्टा अगर पालिश जो है, कलई जो है दबे हुए तल पर है और परावर्तन जो है उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, उभरे हुए तल से हो रहा है, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं जो है आपको याद होनी चाहिए, तभी जो है आप जो है पीछे जो है पढ़ पाएंगे। इसके बाद पीछे का हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं आपको। वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताया गया था, वास्तविक जो है प्रतिबिंब पीछे पाया जा चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताया गया था कि यदि परावर्तक, वास्तविक प्रतिबिंब बताया गया था आपको कि यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, तो हम यदि एक दूसरे को काट रही हैं जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपका है यहाँ पर अवतल दर्पण, सपोज है, अब कल पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाइए। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र सी है, इस पीसी को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष कहेंगे। ये तो आपका मुख्य अक्ष हो गया, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मान लीजिए कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या चल रही है? समांतर चल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। इस प्रतिबिंब को, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बने चाहे आभासी प्रतिबिंब बने, इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरण है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। क्लियर है कि ये जो फोकस से होकर जाएगी ये याद चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई जो है प्रतीत होती है, या तो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में देखिए ये फोकस से जा रही है, और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरा है आपका, दूसरी है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और एक नियम और है आपका, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं जो कल लिखाया जाएगा आपको, लेकिन समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने उसी मार्ग पर जो है वापस से लौट आती है। अब आपको मुझे मेन बताना था कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई वस्तु जो है ए बी रखी गई है, और यह वस्तु ए बी जो ए बी है यह वक्रता केंद्र और अनंत के क्या है? बीच में रखी गई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और इस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने इसी मार्ग पर जो है वापस से लौट आएगी। कि कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है। तो इस ए बी का प्रतिबिंब जो है आपका, पीछे भी पढ़ा चुके हैं आपको, ए डैश बी डैश जो है बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है
वास्तव में ये परावर्तित किरण ऐसे आ जा रही है, ये आपतित होकर फिर परावर्तित है, यहाँ काट, वास्तव में ये काट रही है। तो जहाँ पर परावर्तित किरण वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है बनता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे बताते हैं? जहाँ पर वास्तव में काटती नहीं है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है। पीछे की वीडियो में भी आपको ये बताया गया था। जैसे ये मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो ये आपका ध्रुव है, या फोकस है, या वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट जो है इस ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और एक किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली लगातार इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी। तो इस ए बी का प्रतिबिंब हमको क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बने। ये आभासी बन रहा है, वास्तव में ये मिल नहीं रही है, बल्कि इसको जबरदस्ती जो है मिलाया जा रहा है। इधर कहीं नहीं मिलेगी, लगातार बीच की दूरी जो है बढ़ती जाएगी। तो यह जो है आभासी प्रतिबिंब है। यह आपका क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। यह जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ये सारे पीछे की वीडियो में भी है, और हर एक वीडियो का जो है आपको दोहराया जाएगा। तो आप पीछे के कुछ प्रश्न बोला जा रहा है आपको, जो पीछे पढ़ा दिया गया है कि पहला सूर्य किस प्रकार का स्रोत है? सूर्य किस प्रकार का स्रोत है। दूसरा इस पर आपका प्रश्न बनता है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अब इसी पर आप अगला प्रश्न बना सकते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारक को क्या कहते? गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दो समतल दर्पण हो, इनके बीच कोण जो है 90 अंश का हो, तो इसके बीच कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है कितनी होगी? तो एक बार आप पुनः सुन लीजिए कि जितना पढ़ा दिया गया है इसको फिर रिवाइज कीजिए। इस प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में आपको जो है दिया जाएगा, और सारे प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे।